प्रिय बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल लापरा, जिला लुधियाना, शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से आज आपका इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का उपविषय पत्र लेखन पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि प्राचीन समय से संचार के माध्यम के रूप में पत्र की बहुत उपयोगिता रही है। आज टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल व इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। जिस किसी से भी हमने अपने मन की बात कहनी हो, उसे टेलीफोन या मोबाइल फोन के माध्यम से बिना विलंब किए कह सकते हैं या फिर मोबाइल से एसएमएस भेज सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। इन सभी की मदद से भी हम संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। एसएमएस हो या फिर ईमेल, दोनों पत्र के ही रूप हैं। इन सभी में मूल भावना वही है, पर माध्यम नया है। किंतु पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के उद्गारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। रिश्तों की मधुरता व निकटता बनाए रखने में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों की, तो यहाँ पर ईमेल द्वारा पत्र भेजे जाते हैं, किंतु डाक द्वारा पत्र भेजने की परंपरा भी साथ साथ चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में कोई खराबी आ जाए या कोई अन्य तकनीकी गड़बड़ी हो जाए, तो उस समय डाक द्वारा पत्र भेजने का महत्व और भी बढ़ जाता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्रों का रिकॉर्ड कार्यालय के डायरी रजिस्टर में रखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण कला है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? पत्र लेखन के प्रकार। तो बच्चों, आमतौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आइए जानते हैं कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आओ बच्चों, अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वे पत्र जो हम अपने माता पिता, भाई बहन अथवा सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल औपचारिक पत्र ही हैं, तो आज हम सिर्फ उनके बारे में ही पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र भी आगे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से आवेदन पत्र तथा संपादक के नाम पत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आवेदन पत्र कौन से होते हैं। वे पत्र जो हम नौकरी प्राप्त करने के लिए या किसी मांग की पूर्ति करवाने के लिए या किसी अधिकारी की शिकायत करने के लिए या फिर किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए किसी उच्च अधिकारी को लिखते हैं, उन पत्रों को हम आवेदन पत्र कहते हैं। इन पत्रों को एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रार्थना पत्र। तो आइए अब हम जानते हैं कि आवेदन पत्रों को लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन पत्रों को लिखते समय हमारी भाषा शैली एक निश्चित ढंग की और औपचारिक होनी चाहिए। भाषा में शिष्टता व विनम्रता भी होनी चाहिए। इन पत्रों को लिखते समय हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। इनमें संबंध विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। आवेदन पत्रों को लिखते समय हमें अधिकारियों को शिकायत भी प्रार्थना के रूप में ही करनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि संपादकीय पत्र कौन से होते हैं। वे पत्र जो कि आम जनता के द्वारा या पाठकों के द्वारा किसी समस्या पर या फिर किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, सामयिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे जाते हैं, उन पत्रों को हम संपादकीय पत्र कहते हैं। संपादकीय पत्र लिखते समय भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संपादकीय पत्रों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। हमें अपनी बात घुमा फिरा कर नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। हमें अपने विचार प्रस्तुत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संपादकीय पत्र लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पत्र में ईर्ष्या भाव नहीं बल्कि एक उद्देश्य होना चाहिए। संपादकीय पत्र अपने आप में पूर्ण भी होना चाहिए। तो आओ बच्चों, अब हम जानते हैं कि औपचारिक पत्रों को लिखने की विधि कौन सी है।
तो आइए अब हम जानते हैं कि पत्र का प्रारंभ कैसे करना चाहिए। पत्र का प्रारंभ करते समय हमें पत्र की बाईं ओर सेवा में लिखना चाहिए। पत्र का प्रारंभ लिखने के बाद हम उस अधिकारी का पदनाम लिखेंगे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम मुख्याध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो पदनाम में मुख्याध्यापक लिखेंगे। अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो पदनाम में प्रधानाचार्य आ जाएगा। अगर हम जिलाधीश को पत्र लिख रहे हैं तो पदनाम में जिलाधीश आ जाएगा। अगर हम मुख्य संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो पदनाम में मुख्य संपादक आ जाएगा। और अगर हम पोस्टमास्टर को पत्र लिख रहे हैं तो पदनाम में पोस्टमास्टर आ जाएगा। ऐसे ही हम जिस अधिकारी को भी पत्र लिखेंगे उस अधिकारी का पदनाम अवश्य लिखना है। पदनाम लिखने के बाद हम उस अधिकारी का पूरा पता भी लिखेंगे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य कौन से स्कूल के हैं उस स्कूल का नाम भी लिखेंगे और स्कूल किस नगर में है उस नगर का नाम भी लिखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण में यहाँ पे बताया गया है, प्रधानाचार्य कौन से स्कूल के हैं, सरकारी हाई स्कूल कौन से नगर के हैं, मेरठ के, हम जिनको पत्र लिख रहे हैं। प्रारंभ, पदनाम और पूरा पता लिखने के बाद चौथे नंबर पर हम पत्र में लिखेंगे दिनांक। दिनांक हम उसी दिन का लिखेंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। दिनांक के बाद हम अगली पंक्ति में पत्र का विषय लिखेंगे। विषय को हम रेखांकित भी कर सकते हैं और अगर हम पत्र टाइप कर रहे हैं तो हम उसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि विषय अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाए। विषय लिखने के बाद हम पत्र की अगली पंक्ति में संबोधन लिखेंगे और संबोधन हम लिंग के आधार पर लिखेंगे। जैसे कि अगर हम पुल्लिंग को संबोधित करके पत्र लिख रहे हैं तो हम महोदय या श्रीमान लिखेंगे और अगर हम स्त्रीलिंग को संबोधित करके पत्र लिख रहे हैं तो हम महोदया या श्रीमती लिखेंगे। संबोधन लिखने के बाद हम अगली एक या दो पंक्तियों में अपना पत्र लिखने का कारण अवश्य लिखेंगे। पत्र लिखने का कारण लिखने के बाद हम मुख्य विषय को लिखेंगे। इसे हम एक या दो अनुच्छेदों में बहुत ही स्पष्ट ढंग से व संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। मुख्य विषय लिखने के बाद हम अगली एक या दो पंक्तियों में अपनी समस्या या शिकायत के समाधान आदि के प्रति विनम्रतापूर्वक आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करेंगे। इसके उपरांत हम अगली पंक्ति में धन्यवाद प्रकट करता हुआ वाक्य या वाक्यांश लिखेंगे। अगर हम वाक्य लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा या मैं आपकी आभारी रहूंगी। अगर हम वाक्यांश लिखेंगे तो हम लिखेंगे धन्यवाद सहित या सधन्यवाद या फिर अकेला धन्यवाद भी लिख सकते हैं। धन्यवाद के उपरांत अगली पंक्ति में हम समापन सूचक शब्द लिखकर पत्र की समाप्ति करेंगे। जैसे अगर पुल्लिंग के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर भवदीय। अगर स्त्रीलिंग के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या फिर भवदिया। इसके उपरांत हम पत्र लिखने वाले का नाम व पता भी अवश्य लिखेंगे। अगर अपेक्षित हो तो अंत में हम अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर या फिर ईमेल पता भी दे सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने औपचारिक पत्रों को लिखने की विधि के बारे में जाना। तो इस विधि के अनुसार ही अब जो पत्र लिखने का प्रारूप तैयार किया गया है उसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर सेवा में लिखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पदनाम लिखेंगे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद अगली दो पंक्तियों में हम उस अधिकारी का पूरा पता लिखेंगे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में दिनांक लिखेंगे। दिनांक उसी दिन का डालेंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। दिनांक के बाद अगली पंक्ति में हम विषय लिखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में संबोधन लिखेंगे। संबोधन में हम महोदय, महोदया, श्रीमान या श्रीमती लिखेंगे। इसके बाद अगली एक या दो पंक्तियों में हम प्रार्थना पत्र लिखने का कारण लिखेंगे। कारण लिखने के बाद हम मुख्य विषय को एक या दो छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखेंगे। मुख्य विषय लिखने के बाद अगली एक या दो पंक्तियों में हम समस्या या शिकायत के समाधान के प्रति आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करेंगे। इसके बाद अगली पंक्ति में धन्यवाद प्रकट करता हुआ वाक्य अथवा वाक्यांश लिखेंगे। धन्यवाद लिखने के बाद हम अगली पंक्ति में समापन सूचक शब्द लगाएंगे, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय। इसके बाद अगली पंक्ति में हम अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर,
ईमेल आदि लिखेंगे। अगर हम पत्र स्कूल कॉलेज के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम अपने नाम के बाद पते के स्थान पर अपनी कक्षा व रोल नंबर लिखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ औपचारिक पत्रों की उदाहरणें देख लेते हैं। हमारा पहला पत्र है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र के प्रारंभ में आ गया सेवा में, फिर पद नाम के स्थान पर प्रिंसिपल, पूरा पता की जगह पे आ जाएगा सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली। उसके बाद दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक आ जाएगा। फिर विषय, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन पत्र। फिर आगे आ गया संबोधन में महोदय। तो आगे पत्र लिखने का कारण में क्या आ जाएगा, मुझे दैनिक समाचार पत्र दिल्ली में दिनांक 7 मार्च 2023 को छपे विज्ञापन को पढ़कर पता चला कि आपके स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद खाली हैं। मैं स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमें विज्ञापन पढ़कर पता चला था कि स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद खाली हैं। तो इस पद के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हुए हम अपना सारा परिचय देंगे, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, परिवार की कुल आमदनी, आयु, जन्मतिथि, स्थायी पता व पत्र व्यवहार के लिए पता। इसके बाद हम अपनी सारी शैक्षिक जानकारी देंगे, जैसे कि हमने कौन कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है, कौन से वर्ष में की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन कौन से विषय हमने उस कक्षा में पढ़े हैं, हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद अनुभव में आ गया, सूर्या विज्ञापन कंपनी दिल्ली में गत 1 वर्ष से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत। इसके बाद समापन सूचक शब्द भवदीय लगाकर नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल पता लिख देना है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस पत्र से जाना कि अगर हमने नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो किस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पत्र पर। अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस पत्र में भी प्रारंभ में सेवा में, फिर पदनाम के स्थान पर आ गया प्रधानाचार्य, क्योंकि हम किसे पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को। उसके बाद उसका पूरा पता, बाल विकास विद्यालय हैदराबाद। फिर अगली पंक्ति में दिनांक आ गया। फिर विषय, विषय क्या है हमारा, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन में आ गया माननीय महोदय। तो आगे हमने क्या लिखना होता है अगली पंक्तियों में पत्र लिखने का कारण। तो कारण में क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए हमने प्रधानाचार्य से क्षमा मांगनी है। मुख्य विषय में क्या है, मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार मुख्य विषय में लाइब्रेरी की पुस्तक में से पन्ने फाड़ने की गलती के लिए क्षमा याचना की गई है और फिर अगली पंक्तियों में आभार व्यक्त किया गया है। फिर अगली पंक्तियों में समापन सूचक शब्द आपका आज्ञाकारी शिष्य आएगा, क्योंकि हम स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर आगे हस्ताक्षर, नाम, कक्षा व रोल नंबर लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों, इस पत्र से हमने जाना कि अगर हमसे स्कूल में कोई गलती हो जाती है तो हमने उसके लिए क्षमा याचना किससे और किस प्रकार करनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पत्र पर। विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में सेवा में, फिर पदनाम के स्थान पर आ गया प्रधानाचार्य, फिर पता उत्थान पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, फिर दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक, फिर विषय, विषय क्या है हमारा, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र, फिर संबोधन में आ गया माननीय महोदया, क्योंकि हम स्त्रीलिंग को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर महोदय की जगह पर आ गया महोदया। तो पत्र लिखने का कार्ड में क्या आ गया, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं सी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं लिए गए विषयों में से एक विषय बदलना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी क्यों पत्र लिख रहा है, क्योंकि उसने चुने गए विषयों में से एक विषय बदलना है।
आगे मुख्य विषय में क्या है। इस कक्षा के लिए प्रवेश फार्म भरते समय मैंने चित्रकला विषय को चुना था, किंतु अब मुझे इस विषय को पढ़ते समय कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय के स्थान पर खेतीबाड़ी विषय पढ़ना चाहता हूँ। मेरी खेतीबाड़ी में बहुत रुचि है। तो अब मुख्य विषय में क्या लिखा है कि चित्रकला विषय के स्थान पर कौन सा विषय पढ़ना है, खेतीबाड़ी विषय पढ़ना है। आगे अगली पंक्तियों में क्या लिखा है कि मुझे कृपया विषय परिवर्तन की आज्ञा दी जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद समापन सूचक शब्द आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर हस्ताक्षर नीरज वर्मा के, फिर उसका नाम, कक्षा व रोल नंबर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमने जाना कि अगर हमने विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो वो किस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पत्र पर। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी पत्र के प्रारंभ में सेवा में लिखेंगे, उसके बाद पदनाम के स्थान पर आ जाएगा प्रधानाचार्य, क्योंकि हम पत्र किसे लिख रहे हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को। कौन से विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, नीचे उसका नाम आ जाएगा सरकारी हाई स्कूल मेरठ। उसके बाद दिनांक, जिस दिन भी हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक आ जाएगा। उसके बाद विषय, विषय क्या है हमारा, कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद संबोधन में माननीय महोदय। उसके बाद अगली पंक्तियों में पत्र लिखने का कारण लिखते हुए लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। तो कारण क्या है पत्र लिखने का, कक्षा की समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाना। उसके बाद मुख्य विषय में आ गया, हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही पंखा चलता है, अन्य कक्षाओं में 4-4 पंखे लगे हुए हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एक पंखे के सहारे सारी कक्षा का कमरे में बैठना दूभर हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्लैकबोर्ड की मरम्मत व पेंट होने वाला है तथा 3 ट्यूबलाइट्स फ्यूज होने के कारण नई लगने वाली हैं। तो मुख्य विषय में हमने कक्षा की सभी समस्याओं के बारे में बता दिया है, जैसे कि पंखों की कमी है, या ट्यूबलाइट्स नई लगने वाली हैं, या ब्लैकबोर्ड की मुरम्मत होने वाली है। तो अगली पंक्ति में हम आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए लिखेंगे कि आपसे विनती की जाती है कि हमारी कक्षा की इन समस्याओं को हल करवाने की ओर ध्यान दीजिए। इसके बाद धन्यवाद प्रकट करता हुआ एक वाक्य आ गया, हमारी सारी कक्षा आपकी बहुत आभारी रहेगी। धन्यवाद के बाद समापन सूचक शब्द आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर गोविंद शर्मा के हस्ताक्षर, उसका नाम, कक्षा व रोल नंबर। तो इस प्रकार बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमने जाना कि अगर हमें कक्षा में कोई भी समस्या आती है तो हमने उस समस्या का हल करवाने के लिए किस प्रकार अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पत्र है हमारे पास, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो पत्र के प्रारंभ में वैसे ही सेवा में आ जाएगा, फिर पदनाम में यहाँ पर आ जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका पद क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो। पता नगर निगम सुंदर नगर, फिर दिनांक आ जाएगा, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। विषय, विषय क्या है हमारा, सुंदर नगर की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन में माननीय महोदय। तो पत्र लिखने का कारण में आ जाएगा, मैं आपका ध्यान सुंदर नगर में जगह जगह फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। आगे मुख्य विषय में क्या लिखा है, मैं सुंदर नगर का निवासी हूँ। मुझे यह लिखते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का नाम ही सुंदर नगर है, जबकि सत्य यह है कि सुंदरता तो इससे कोसों दूर है। इस क्षेत्र के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ा घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती, जिसके कारण कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। इससे चारों ओर दूर दूर तक दुर्गंध फैल गई है। मक्खी मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। इस कूड़ा घर को कुत्तों, सूअरों, गायों, भैंसों आदि ने अपना अड्डा बना रखा है। दुर्गंध के साथ साथ इन जानवरों के डर के कारण राहगीरों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। यहाँ के निवासियों ने कई बार सफाई कर्मचारियों से भी बात की है, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आगे क्या है,
अतः मैं सुंदरनगर का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। फिर अगली पंक्ति में धन्यवाद करते हुए धन्यवाद सहित फिर पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता, मोबाइल व ईमेल पता लिख देना है। तो बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमें पता चला कि अगर हमें अपने नगर की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखना हो तो हम किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे और उस पत्र को किस प्रकार लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले पत्र पर। पंजाब रोडवेज लुधियाना के महाप्रबंधक को बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र के प्रारंभ में वैसे ही सेवा में, फिर अधिकारी का पद नाम, महाप्रबंधक किसको पत्र लिख रहे हैं हम, महाप्रबंधक को, कहाँ के महाप्रबंधक को लिख रहे हैं, पंजाब रोडवेज लुधियाना। उसके बाद दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। फिर विषय, विषय क्या है हमारा, बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र। फिर संबोधन में आ जाएगा मान्यवर या फिर अकेला महोदय भी लिख सकते हैं। आगे मुख्य विषय में क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक 10 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे समराला से PB 2468 नंबर की पंजाब रोडवेज लुधियाना की बस चंडीगढ़ जाने के लिए पकड़ी थी। उस समय बस में काफ़ी भीड़ थी, अतः मुझे खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ा। मैंने अपना बैग उस समय बस में सामान रखने वाली जगह पर ऊपर रख दिया था। जब चंडीगढ़ का बस अड्डा आया तो मैं अपना बैग लिए बिना ही नीचे उतर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैं अपना बैग बस में ही भूल आया हूं। मैंने उसी समय पंजाब रोडवेज लुधियाना के कार्यालय में इस संबंध में फ़ोन भी किया था, किंतु मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैग तो बस के परिचालक ने आपके पास जमा करवा दिया होगा। आगे क्या है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे बैग का रंग नीला है। उसके अंदर बनी जेब में मेरी तस्वीर भी पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त मेरा पहचान पत्र तथा कुछ जरूरी कागजात भी पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हमने मुख्य विषय में बस की तथा बैग की दोनों की ही पूरी जानकारी दे दी है कि बस का नंबर क्या था, बैग का रंग क्या था और किस दिन हमारा सामान बस में छूटा था। मुख्य विषय के बाद आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करता हुआ वाक्य है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बैग का जल्दी से जल्दी पता लगाकर मुझे सूचित करेंगे। उसके बाद धन्यवाद प्रकट करते हुए धन्यवाद सहित पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल पता भी लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमें पता चला कि अगर हमारा भी कभी बस में सामान छूट जाए तो हमने किस अधिकारी को पत्र लिखना है और वो पत्र हमने किस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पत्र है हमारे पास, कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड के नाम बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी पत्र के प्रारंभ में आ गया सेवा में। उसके बाद पदनाम, पदनाम क्या है, कार्यकारी अधिकारी, किसको पत्र लिख रहे हैं हम, कार्यकारी अधिकारी को। और ये कार्यकारी अधिकारी कहाँ के हैं, विद्युत बोर्ड विकासनगर। उसके बाद दिनांक आ जाएगा, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। फिर विषय, विषय क्या है हमारा, बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र। उसके बाद संबोधन में आ जाएगा माननीय महोदय। आगे अगली पंक्ति में पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, मैं आपका ध्यान विकासनगर में बिजली की सप्लाई में कमी की ओर दिलाना चाहती हूँ। तो हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बिजली की सप्लाई में कमी की ओर ध्यान दिलवाना है कार्यकारी अधिकारी का। आगे मुख्य विषय में क्या है, मैं विकासनगर की निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ही कम सप्लाई की जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल भयंकर गर्मी ने भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों, बीमारों और वृद्धों के लिए तो बिना बिजली के रहना असह्य हो गया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बिजली की कम सप्लाई सिर दर्द बनी हुई है। दिन हो या रात बिजली कभी आती है और कभी चली जाती है। इस तरह सारा दिन बिजली के साथ हमारा आंख मिचौनी का सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी तो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है। बिजली की इस कमी के कारण हमारी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे क्या है, यहाँ यह भी बताने की चेष्टा की जा रही है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है।
अतः आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं कोई खराबी है तो उसे तुरंत ठीक करवाने की कृपा करें। तो मुख्य विषय में हमने बिजली की कम सप्लाई के कारण वृद्धों, बच्चों और बीमारों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सभी मुश्किलों के बारे में लिख दिया है। उसके बाद आशा का प्रकटीकरण करता हुआ वाक्य, मैं आशा करती हूँ कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। फिर अगली पंक्ति में धन्यवाद प्रकट करते हुए धन्यवाद सहित, फिर अगली पंक्ति में पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल पता। तो बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमने जाना कि अगर हमारे नगर में बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो हमने किस अधिकारी को पत्र लिखना है और किस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पत्र है हमारे पास रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम, बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। यहाँ पर भी पत्र के प्रारंभ में सेवा में, फिर पदनाम, पदनाम क्या है, मुख्य संपादक। किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं हम, मुख्य संपादक को। कहाँ के हैं मुख्य संपादक, रोजाना भारत पंजाब। फिर अगली पंक्ति में दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। फिर विषय, विषय क्या है हमारा, बाल श्रम एक अपराध। उसके बाद संबोधन में मान्यवर या फिर महोदय। अगली पंक्ति में पत्र लिखने का कारण, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र रोजाना भारत के माध्यम से बाल श्रम एक अपराध विषय पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। तो पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जनता का ध्यान बाल श्रम एक अपराध विषय पर आकर्षित करना चाहते हैं। उसके बाद मुख्य विषय में क्या है, यद्यपि बाल श्रम को भारत सरकार द्वारा एक अपराध घोषित किया गया है, फिर भी हमारे इर्द गिर्द ढाबों, कैंटीनों, घरों, दुकानों, मोटर गैरेजों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों आदि पर ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे बाल श्रम में नियुक्त हैं जिनकी आयु अभी पढ़ने की है। यहाँ एक और इन्हें इनके काम की पूरी मजदूरी नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर इनका शोषण भी किया जाता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे व आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के द्वारा भी घर के छोटे मोटे कामों और बच्चों की देखरेख आदि के लिए इन बाल श्रमिकों को ही घरों में रखा जाता है। यदि इस तरह पढ़े लिखे लोग ही बाल श्रम जैसे सामाजिक कलंक में संलिप्त रहेंगे तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। आगे क्या है, सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं अन्य कई कानूनों को बनाकर उनमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, किंतु कानून बनाने के साथ साथ उसका कठोरता से पालन करना भी जरूरी है। कुछ सतर्क नागरिकों, पत्रकारों, समाज सुधारकों, बाल संरक्षण समितियों के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठाई भी जाती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, किंतु जब तक सभी नागरिक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से आगे यह कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए बाल श्रम के बनाए कानूनों को तोड़ता है उसके साथ कठोरता से निपटा जाए। तो इस प्रकार हमने मुख्य विषय में वो सभी बातें लिख दी जो कि बाल श्रम को एक सामाजिक कलंक व अपराध घोषित करती हैं। इसके बाद आशा का प्रकटीकरण करते हुए लिखा है, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं ये आशा करती हूँ कि संबंधित अधिकारी इस ओर उचित कदम उठाएंगे व जनता उनका साथ देगी। अगली पंक्ति में धन्यवाद प्रकट करते हुए धन्यवाद सहित, उसके बाद पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पता, फिर अगली पंक्ति में उसका मोबाइल नंबर। इस प्रकार बच्चों, इस पत्र को पढ़कर हमें पता चला कि अगर हमने समाचार पत्र के मुख्य संपादक को कोई पत्र लिखना है तो हम उस पत्र को किस प्रकार लिखेंगे। अब हम एक बार फिर से आज के उपविषय पर नजर मार लेते हैं कि हमने आज पत्र लेखन के बारे में क्या क्या जाना। हमने जाना कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इसके बाद बच्चों, हमने औपचारिक पत्रों के प्रकार, आवेदन पत्र तथा संपादकीय पत्रों के बारे में जाना। इसके बाद हमने औपचारिक पत्रों को लिखने की विधि के बारे में जाना कि किस प्रकार पत्र का प्रारंभ किया जाता है, कहाँ उसका पदनाम लिखना है, फिर पूरा पता लिखना है, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर संबोधन, फिर पत्र लिखने का कारण, फिर मुख्य विषय, फिर आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करना है अगली पंक्तियों में, फिर धन्यवाद प्रकट करना है और फिर अंत में समाप्ति कैसे करनी है। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का उपविषय पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन के बारे में सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
फिर मिलेंगे एक नए उपविषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।